हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी तड़का। और आज इस वीडियो में हम ग्राफ पढ़ेंगे। हाँ, जो ग्राफ हमें जनरली नीट की प्रिपरेशन में, या मैं बोल दूं कि क्लास 11 और 12 की फ़िज़िक्स पढ़ने में हमें जितने भी ग्राफ बेसिकली हमें काम आते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ चालू कराता हूँ। और स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स आते हैं, कुछ बातें आती हैं जो आपको पता होनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एंगल का मेजरमेंट बताता हूँ। देखो यार दोस्तों, जब भी हम एंगल को मेज़र करते हैं तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं। मतलब जो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं वो एंगल तो पॉजिटिव होता है, और जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो हमें उस एंगल के पीछे नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, वो नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है। जैसे तुमने कभी सुना होगा ना कि -cos π/2, जैसे जो जनरली एंगल्स ऐसे कैलकुलेट किए, जैसे ये लाइन है, ये इधर है। एंगल हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ चलते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ नहीं आते। ठीक है। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेज़र करते हैं, तब वो जनरली पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अब देखो ज़रा, ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। ठीक है। ये एंगल आपको क्या लग रहा है कि ये एक्यूट है ना। एक्यूट मतलब 90 से कम है, समझ रहे हो, 90 से कम है। तो भाई जब भी एंगल 90 से कम होता है, अब यार 90 से कम होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मान ले, एक बात बताऊं, जैसे मान ले tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है। tan 90 से पहले जो भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। यानी जैसे मान लो tan 60 की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव √3 आती है। tan 30 की 1/√3 आती है प्लस में। tan 45 की 1 आती है। तो उसी टाइप से जब एंगल एक्यूट होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एक्यूट है, 90 से कम है, तो उस केस में tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप क्या है, हमारी पॉजिटिव है। यानी देखो स्लोप क्या है इस केस में, पॉजिटिव, ढलान पॉजिटिव है। और अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, यानी 90 से ऊपर हो जाए, जैसे ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 से ऊपर का एंगल बना रही है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो इस केस में 90 से ऊपर के जो एंगल्स होते हैं वो tan के लिए क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है। नेगेटिव होते हैं। ठीक है। तो नेगेटिव होते हैं तो उस केस में स्लोप नेगेटिव होगी। भाई tan थीटा नेगेटिव आ रहा है तो स्लोप भी नेगेटिव होगी। तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अपना नेगेटिव आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसी लाइन दिखे जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ 90 से कम का एंगल बना रही हो, एक्यूट एंगल बना रही हो, तो उस केस में स्लोप पॉजिटिव होगी। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, ओके। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें इस वर्टिकल लाइन का स्लोप निकालना है, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है। कैसे निकालोगे, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो अब हमारे सामने मुश्किल आके ये खड़ी हो जाती है कि थीटा क्या लें। यहाँ पर जो ये थीटा लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या लें, 60 डिग्री लें या 120 डिग्री लें, क्योंकि भाई साहब दो एंगल दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो थीटा की वैल्यू क्या लें, 60 या 120। सोचो एक बार, मैंने अभी आपको बताया था कि जो एंगल क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं वो नेगेटिव होता है, हम वो एंगल जनरली नहीं लेते। हम कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं, हम जनरली पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं एंगल को, तब वो पॉजिटिव आते हैं। 120 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेज़र करें तो 120 डिग्री वाला ये जो एंगल है ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी। तो tan 120 डिग्री क्या होगा, वही अपने पुराने तरीके से
निकालो। 10 90 प्लस 30, 120 को 90 प्लस 30 ले सकते हैं, 90 π/2 होता है, π/2 प्लस 30, π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो गया। और cot 30, 10 cot क्यों हुआ, क्योंकि π/2 वर्टिकल लाइन पे लाई करता है और 10 का कॉट हो जाता है, यानी वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला बेसिक मैथ्स का वीडियो 1 है वो आप देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये कैलकुलेट करना सिखाया कि एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो -cot 30 हो गया। ये -cot 30 कितना होता है, √3 होता है, तो -√3 हो गया। ठीक है, सो इस टाइप से हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब भाई साहब ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस की जनरल इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों को पता है क्या? वाई एक्सिस की जनरल इक्वेशन क्या होती है? वाई एक्सिस की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c। ठीक है, याद कर लेंगे, बहुत ईजी है, आपने सुना होगा। अब यहाँ पर m क्या है? m तो भाई साहब क्या है, स्लोप है। m तो स्लोप है। स्लोप क्या होती है, tan थीटा होता है, या डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। सो ये m तो क्या है, स्लोप है। c क्या है? c यहाँ पर इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। इंटरसेप्ट का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। y और x आपको पता होंगे, x क्या है, x वेरिएबल x डायरेक्शन में, और y क्या है, y वेरिएबल है। ठीक है, सो m तो क्या है, स्लोप, और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी ये जो अपनी स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस पर कितना ठहरती है, y एक्सिस पर कितना पार्ट इसका आता है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, आई नीड टू यूज़ द कलर, थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूँ। जैसे ये जैसे लाइन है ये वाली, ठीक है। सो ये स्ट्रेट लाइन अगर इसका ग्राफ देखें तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, और ओरिजिन से पास हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, क्या वाई एक्सिस पर मतलब कहीं ना कहीं ये लाई कर रही है क्या? वाई एक्सिस पे तो है ही नहीं, मतलब इंटरसेप्ट यहाँ पे ज़ीरो है, यानी सी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है। तभी तो इस इक्वेशन इसकी इक्वेशन क्या है, y = mx है। प्लस सी क्यों नहीं किया, क्योंकि सी यहाँ पर ज़ीरो है, क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं। वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कर रही है, ये बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ना तो पॉजिटिव में कुछ वैल्यू है ना नेगेटिव में कुछ वैल्यू है। जैसे मान लो ये दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये है ये वाली, ठीक है। सो ये वाली स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपको मिलानी है, तो ये कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है इधर। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर इसकी इक्वेशन दे रखी है y = mx + c। ये c क्या है, ये c इतना पार्ट है जो ओरिजिन से लेकर के ये लाइन जहाँ y एक्सिस को काट रही है उतनी दूरी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, उसी तरीके से ये जो लास्ट नीचे वाली लाइन है, ये इसकी इक्वेशन है y = mx + c। क्यों है mx -c है, -c क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये -c है, -c क्योंकि ये नेगेटिव में y एक्सिस को कट कर रही है, ये पॉजिटिव में कट कर रही थी +c था, और ये माइनस में कर रही है -c है। समझ में आ रहा है? ओके, अरे भाई पढ़ा लेने दे। देख, सो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और बेसिक बातें हैं। अभी इससे रिलेटेड क्या प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं क्वेश्चंस की। आपको फाइंड करना है m और c। m और c क्या है सर, गलत मत समझो, mc नहीं, m मतलब स्लोप और c मतलब इंटरसेप्ट, अलग अलग है। y = 2x + c। अब यहाँ पर y = mx + c कंपेयर करो, आंसर आ गया। चलो ठीक है, 2y = 8x + 3। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 को इधर डिवाइड कर दो, और अब यहाँ पे mx + c कंपेयर कर लो। बहुत ईजी है यार। अगले नंबर पे हमारे पास अगले टाइप का ग्राफ आता है पैराबोला। कौन सा ग्राफ आता है, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। तो जहाँ भी आपको किसी भी इक्वेशन में अगर आपको ये सिचुएशन दिखाई देना y = x², आपको किसी भी इक्वेशन में ऐसा कुछ दिखाई दे कि y = x² है, तो उस केस में ग्राफ बनेगा पैराबोला। उस केस में ग्राफ कौन सा बनेगा, पैराबोला। कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोला, y = x²। अब ये पैराबोला दिखता कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पैराबोला ऐसा दिखता है, ऐसा, ये जैसे आपको दिख रहे हैं ना ये कटोरी सी, ये पैराबोला है। ठीक है,
अब ये अलग अलग क्यों है, कोई इधर क्यों खुला हुआ है, किसी का मुंह इधर क्यों है, किसी का मुंह इधर क्यों है, किसी का मुंह इधर क्यों है, ये बताता हूँ आपको। जैसे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर k तो क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। सो ये पैराबोला जब भी हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंडीशन है क्या पैराबोला की। तो कंडीशन तो है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मतलब प्रोपोर्शनल है, तो अभी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि इसका मुंह किधर खोलें, तो मुंह आपको उधर खोलना है जिस तरफ की ये मतलब जो मैं बोल सकता हूँ, तो इधर इस हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके पास यहाँ पर वेरिएबल होगा जिसके इक्वल होगी पूरी इक्वेशन, y की तरफ खोल दो। पॉजिटिव y है क्योंकि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ खोल दो, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो माइनस यानी नेगेटिव कांस्टेंट है, तो अब क्या करेंगे, माइनस वाई की तरफ खोल देंगे, समझ रहे हो, माइनस वाई की तरफ खोल देंगे, ठीक है, ओके, समझ में आया, ओके, ठीक है। चलो अब मान लो कि ऐसी इक्वेशन लिखी हुई आ रही है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इस बार x इधर आ गया, सो x इधर आ गया, x के वाई स्क्वायर के बराबर है, तो जो स्क्वायर नहीं है यानी x स्क्वायर में नहीं है ना, x अलग है, तो x की तरफ मुंह खोल देंगे, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव, तो इधर की तरफ पैराबोला का मुंह खोल देंगे, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर है, तो माइनस आ गया, तो मतलब माइनस x की तरफ इसका मुंह खोलेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे आराम से समझ में आ जाएगा, बस अभी तो इतना याद रखो कि पैराबोला की सिचुएशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होती है, ओके बस। और इसका मुंह किधर खोलते हैं, इधर की तरफ, जैसे जो इधर लिखा होता है y की तरफ खोल दिया, y की तरफ खोल दिया, x की तरफ, x की तरफ। और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ, और ये माइनस आ जाए यहाँ पे, तो माइनस y की तरफ, प्लस x की तरफ, माइनस x की तरफ, समझ गए। सो ये हमारे पास पूरा पैराबोला था। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। जैसे अब यार पैराबोला की आपने सिचुएशन भी बता दी, पैराबोला का बहुत सारी बातें बता दी। अब ये बताओ कि पैराबोला ड्रॉ कैसे करना है। कोई भी इक्वेशन हमारे सामने आ गई तो हमें बोल दे कि तुम पैराबोला ड्रॉ करो, तो एक्चुअली ड्रॉ कैसे करेंगे, ये कटोरी कैसे बनाएं, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। सो देखो सीधी सी बात ये है, आपको क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, ठीक है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करो, क्या करोगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करो, और डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करो, समझ गए। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 किया, x की इक्वल टू माइनस आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन में रखोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और भाई साहब y की वैल्यू आ गई तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और ये x और y कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, ये x और y कोऑर्डिनेट्स ये जो पैराबोला है इसके वर्टेक्स के हैं। देखो ये जो अपना पैराबोला होता है ना, ये पैराबोला जो होता है अपना, इसका एक जो ये नीचे वाला पॉइंट होता है ना, जहाँ से अगर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो मतलब पैरेलल जाती है, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये वर्टेक्स होता है इसका, ये नीचे वाला पॉइंट होता है ना, सो ये क्या होता है, इसका वर्टेक्स होता है। तो ये x और y क्या हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, समझ रहे हो, x और y क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, और ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। जैसे मान लो अब यहाँ पे एक बार रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन की पहली स्टेप क्या लेनी है, पहली स्टेप ये लेनी है कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसका आप डिफरेंशिएशन करें, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका है। उसके बाद में आप y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कैसे, वो x की वैल्यू का आप इक्वेशन में रखें, उससे आपके पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सो जैसे यहाँ पे -2 और 6 है, तो -2 किधर आता है, इधर आता है x एक्सिस में, और y में +6, y में 6 यानी ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये अब अपने को पैराबोला का वर्टेक्स मिल गया। अब पैराबोला का वर्टेक्स तो मिल गया, अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसका मुंह ऊपर की तरफ खोलें या नीचे की तरफ खोलें, इधर खोलें, इधर खोलें, किधर खोलें। तो इक्वेशन है y इक्वल्स टू है, इसका मतलब जिसके इक्वल होती है y, जैसे y की इक्वल है तो ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ खोलेंगे, और ऊपर की तरफ ही क्यों, नीचे की तरफ क्यों नहीं खोला, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है पूरी, ठीक है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इक्वेशन है, तो इस केस में हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मुंह खोल देना है इसका। ऐसे ग्राफ बनाया मैंने, ओके।
एज ए सैम्पल एक बार देख लो, ये पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स है, और जैसे कोई इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब तुम स्लोप कैलकुलेट कैसे करोगे? सबसे पहले y m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये जो हमने स्टेप की थी ना यहाँ पे, ये क्यों की थी, क्या रीज़न था इसका करने का? डी वाई बाई डी एक्स हमने डिफ्रेंशिएशन करके जीरो की इक्वल क्यों पुट किया? क्यों हमने इसलिए पुट किया क्योंकि हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने थे, और वर्टेक्स आप जानते हो, जैसे ये वर्टेक्स है तो इससे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी, यानी थीटा क्या होगा वहाँ पर? जीरो होगा। थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो, इसका मतलब स्लोप जीरो। तो मतलब ये जो वर्टेक्स है इस पर स्लोप जीरो होती है, और स्लोप क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा था, इसलिए हमने रखा था ताकि हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट्स आ जाएं। सो वही हम यहाँ कर रहे हैं कि स्लोप को जीरो रखने हैं, एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, सो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशिएशन आ गया, इसको इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, यानी x कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का माइनस बी अपॉन टू ए। उसके बाद में y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसको यहाँ रख दो, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बस बहुत ईजी है यार। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, सो एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सी सिचुएशन बन रही है? y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर वाली बन रही है। देखो y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कौन सा ग्राफ बनता है? पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे पैराबोला तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? नेगेटिव y की तरफ, y की तरफ तो मुंह खुलेगा और नेगेटिव y की तरफ खुलेगा। अब सवाल आता है चालू कहाँ से करें? चालू करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो x क्या होता है? माइनस बी अपॉन टू ए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो या खुद कैलकुलेट कर लो डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करके। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। सो ये आई प्लस टू माइनस टू, तो प्लस टू माइनस टू यहाँ आता है, और y की तरफ खोलना है नीचे की तरफ, तो ये आ गया अपने पास। जैसे तुम ये एग्जाम्पल खुद से करोगे, ये एग्जाम्पल खुद से करोगे, देख लो ज़रा। इसको सबसे पहले पूरा ओपन करना और फिर उसके बाद में सॉल्व करके फाइनली तुम्हें क्या देखना है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने और फिर कर लेना है, बहुत इजी है। ओके, सो हमने पैराबोला भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें हमारे पास अगला टाइप का ग्राफ आता है हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ आता है अगले टाइप का? हाइपरबोला आता है। हाइपरबोला भी बहुत इजी यार, बहुत ज़्यादा इजी। हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है? यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, यानी एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई या फिर वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए। और हाइपरबोला दिखने में कैसा होता है? ऐसा होता है। हाइपरबोला दिखने में कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाइपरबोला दिखने में कैसा होता है? बोलून ऐसा होता है, ऐसा, समझ रहे हो? वो तो कटोरी थी, ऐसे पड़ी थी, ये कैसा है? ऐसा, ऐसा बनता है, हमेशा ऐसा बनता है, हमेशा ऐसा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना, ऐसा बनता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड यू इज़ ज़ीरो, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वी टी एस टी एंड एस टी स्क्वायर। देखो ए क्या है यहाँ पर? एक्सिलरेशन है। एक्सिलरेशन ऐसे बोल रहे हैं कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है और ज़ीरो से तो ज़्यादा है, ज़ीरो से ज़्यादा है, कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो तुम ग्राफ बनाओ वी टी के बीच में, सबसे पहले वी टी के बीच में बना लेते हैं। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ। तो जो भी हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जो हमें यहाँ पर क्वांटिटीज़ दी जाती हैं उनमें से एक को तो y मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले जो दे रखी होती है उसको y मान लेते हैं, और बाद में जो टाइम दे रखा है इसको हम x एक्सिस पे मान लेते हैं। ठीक है, सो ग्राफ बना लो वी टी। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब कोई ऐसी इक्वेशन सोचो मोशन की जिसके अंदर v भी आता हो, t भी आता हो, a भी आता हो और इनिशियल वेलोसिटी भी आती हो, तो वो हो जाएगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v इक्वल टू यू तो क्या है? ज़ीरो है, और a क्या है? कांस्टेंट है, तो ए टी। तो मतलब v इक्वल टू 80, यानी एक बात समझने की कोशिश करो तुम, ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो ये तुम्हें ऐसी सी कंडीशन नहीं लग रही? y इक्वल टू ए एक्स, समझ रहे हो कैसी इक्वेशन है ये? y इक्वल टू ए एक्स। सो ये तो क्या हो गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बन रही है। अगर मान लो देखो एक्स स्क्वायर हो जाता तब तो हम क्या कर देते? स्ट्रेट लाइन बना देते, और नहीं सॉरी,
एक्स स्क्वायर होता तब तो हम पैराबोला बना देते, और अगर एक्स वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते तो हम हाइपरबोला बना देते, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो हम इस केस में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और सी कुछ आया नहीं तो इंटरसेप्ट इसका मतलब क्या है, ज़ीरो है। इंटरसेप्ट ज़ीरो मतलब ये ओरिजिन्स की तरफ, ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। और यहाँ पर प्लस साइन ही आया, प्लस का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा सामने ग्राफ बना दिया। ओके, दूसरा पार्ट है एस टी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो मेरी बात सुनो तुम, एस टी के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। इसमें पहली जो क्वांटिटी दे रखी है इसको y मान लेते हैं और दूसरी को x मान लेते हैं, तो y और x में ग्राफ बनाओ ज़रा। ऐसी कोई इक्वेशन सोचो जिसमें s भी आता हो, t भी आती हो, a भी आता हो और u भी आता हो, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर s क्या है y, u ज़ीरो, तो ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, और फिर 1/2 a t क्या है x स्क्वायर। ठीक है, सो y x स्क्वायर के डायरेक्टली इक्वल है। सो अब इस केस में क्या बनेगा यार, पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब पैराबोला बनेगा तो ये पैराबोला हमने बना दिया, और ये पैराबोला जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये पैराबोला हमने बना दिया पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। अच्छा, मैंने इसको इधर नहीं बना रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि भाई पैराबोला जब हमने बनाया ही है तो हमने इस तरफ बनाया है, इसको इस तरफ क्यों नहीं एक्सटेंड किया। हमने इसलिए नहीं एक्सटेंड किया क्योंकि एक बात बताओ, टाइम है एक्स एक्सिस पे, तो क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या। मैं यहाँ पे नेगेटिव में टाइम को लेबल कर सकता हूँ, टाइम नेगेटिव थोड़ी होता है, टाइम तो बढ़ता ही है। तुम अपनी घड़ी में देखते हो भाई टाइम तो बढ़ता ही जाता है। सो इसीलिए हमने केवल एक ही तरफ किया है। ओके, अगले नंबर पे एस टी स्क्वायर, तो एस टी स्क्वायर इसी से हो जाएगा, u और टी स्क्वायर ये क्या है, अब इनके बीच में बनाना है। तो टी स्क्वायर को मैंने x माना और s को y माना, तो s को y माना तो y इक्वल टू हाफ ए, टी स्क्वायर को क्या माना इन्होंने, x माना, x, तो y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी। सो इसी तरीके से हम हाइपरबोला से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया और हमने कुछ बातें भी देखी। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको, आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे इम्पॉर्टेंट तो क्या है, प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अब तुम्हें कोई काइनेटिक एनर्जी और p के बीच में ग्राफ बनाना बोल दे, काइनेटिक एनर्जी और p के बीच में, ठीक है। सो एक बार क्या करोगे, सबसे पहली जो क्वांटिटी होगी उसको तो y मान लोगे और दूसरी को x मान लोगे, तो काइनेटिक एनर्जी y होगी, और p क्या है, मोमेंटम जो है हमारा ये x हो गया। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह y लिखो और p की जगह x लिखो, x स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन है, ये तो पैराबोला की बन गई, तो पैराबोला बनाओ, पैराबोला ऐसा बना दिया। ठीक है, पीछे की तरफ क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया पीछे की तरफ, सोचो क्यों नहीं बनाया, सोच के कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आपका आंसर देखें कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर में, अगला काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर में, चलो ये थर्ड वाला बताया मैंने पहले। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, हाँ सेकंड बनी है, काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर में ग्राफ बनाना, तो ये तो y हो गया और पी स्क्वायर को हमने x मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह y लिखा, पी स्क्वायर की जगह मैंने कुल मिलाकर के x लिख दिया, तो y x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट बात खत्म। सी काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी को y माना, मास को x माना, तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m, y इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m की जगह x लिख दिया मैंने, तो y x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कैसा बनेगा, हाइपरबोला, ये हाइपरबोला बना दिया मैंने। ठीक है, कंप्लीट बात खत्म। ओके, अब अच्छा हाइपरबोला मैंने इधर ही क्यों बनाया, इधर ही क्यों बनाया बताओ, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों नहीं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे मैंने y इक्वल टू आपको बताया था कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू, वो उसी हिसाब से जैसे पैराबोला में होता है वैसे हाइपरबोला में होता है। जैसे यहाँ पर पहली बात तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इधर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस में बना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर x और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए इस तरीके का बन गया। ओके, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी और 1/m में, तो काइनेटिक एनर्जी 1/m को हमने x मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह y रखो, y पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी स्क्वायर अपॉन में 1/m को अलग से लिखा, 1/m को हमने x माना है तो इसकी जगह x आ जाएगा, y x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ओके, बात खत्म, कंप्लीट। सो अब आपको पढ़ना है साइन और कॉस का ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
जो अपना साइन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा सा आता है। मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये ऐसा से चलता जाता है, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। साइन और कॉस के ग्राफ में बस एक ही चीज़ का अंतर है कि साइन का ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कॉस का ग्राफ जो है ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर के किसी अपर वैल्यू से स्टार्ट होता है, जैसे +1 से हो रहा है, ठीक है। सो कॉस का ग्राफ तो उधर +1 से स्टार्ट होता है ऊपर से, और ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब तुम ये चीज़ याद रखना कि साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब देखो, जैसे साइन सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखते हैं, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, हमें भी पता है, ठीक है। यहाँ पे साइन 0 क्या है, 0 है, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 रखो, तो साइन 1 पाई यानी साइन पाई, तो साइन पाई क्या है, यहाँ पर पाई आता है। देखो ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ऐसे करके 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो पाई 0 आ गया ना यहाँ पे, अरे एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसी तरीके से 2 पाई ये भी 0 होगा, 3 पाई ये भी 0 होगा, 4 पाई, 5 पाई ये 0 होते हैं। तो इसीलिए हमने बोल दिया साइन n पाई कभी भी तुम्हें फाइंड करना हो तो बिना सोचे समझे 0 लिख देना। ओके, कंप्लीट, बात खत्म। अगर तुम्हें कॉस लिखना हो, कॉस तो कहाँ से चालू होता है, ग्राफ +1 से चालू हो रहा है और फिर यहाँ जाके यहाँ पे +π/2, ये पाई, 3π/2, 2 पाई, ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो कॉस वाले केस में क्या होता है, कॉस इज n + 1/2 पाई = 0। इसका मतलब n की वैल्यू तुम 0 रखो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, π/2। तो cos π/2 की वैल्यू क्या है, देखो π/2 यहाँ रहना इस x एक्सिस पे, तो फिर ये 0, और ये वही बात सच हो रही है ना। तो साइन n पाई 0 होता है और cos n + 1/2 पाई इज इक्वल्स टू 0। तो आप ये दोनों ग्राफ और इनकी लेबलिंग्स और इनके जो अपने पास रिजल्ट्स आए हैं आप ये याद रखेंगे। ओके, समझ में आया ना। तो साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0 और cos n + 1/2 पाई इज इक्वल्स टू 0। साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0, cos n + 1/2 पाई इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया। यहाँ पर पाई है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर x एक्सिस पे, यहाँ पर क्या है, π/2 है, 3π/2 है, 5π/2, 7π/2, ऐसे करके ये इनकी वैल्यूज 0 आती हैं यहाँ पर, ठीक है। सो हमने साइन और कॉस का ग्राफ भी फाइनली पढ़ लिया, ठीक है। अब 2-3 बची कुची बातें, जैसे एक सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। एक सर्कल की इक्वेशन होती है, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना। जैसे मान लो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन में एक सर्कल बनाया, ये सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये इसके किसी सर्कमफेरेंस में मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, क्या ले लिए, x और y, ठीक है, और रेडियस है इसकी r। तो यहाँ पर ये इक्वेशन याद रखने की होती है कि r² = x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखो तो रख लेना, वरना मत रखना, कोई ज़्यादा काम भी नहीं आता आगे जा कर के, लेकिन बस पता होना चाहिए। r² = x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, जैसे कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए, बोल दिया जाए कि ये सर्किल की इक्वेशन आपको रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो एक बात बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तुम क्या करोगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, x², तो इसको तुम x - 0 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो तो भी x² बनेगा, y को लिख सकते हो y - 0 का होल स्क्वायर तो भी ये y बनेगा, = 4। तो अब यहाँ पर इससे कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि x1 = 0, y1 = 0, यानी सेंटर कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। और रेडियस क्या आएगी, फिर रेडियस ये इसका अंडर कर लो, 2 आ जाएगी, ठीक है, कंप्लीट, बात खत्म। उसी टाइप से आपको ये भी करना है, देखिए ज़रा आराम से देख लीजिए। ओके, अब एक लास्ट फाइनल हमारे पास ग्राफ आता है एक्लिप्स का एलिप्स का ग्राफ आता है। सो एलिप्स क्या होता है, एलिप्स मतलब ऐसे मान लो कि सर्कल है ना, सर्कल, उसको ऊपर उसके एक कोई पत्थर गिरा देता है ना, तो जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है वैसा हो जाता है सर्कल। ये सर्कल था, मैंने इसको ऊपर से खूब कूटा, इसके ऊपर पत्थर गिरा दिए तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले रखे हैं x1 y1, और इसके 2 फोकाई होते हैं, एक तो ये फोकस होता है f1, एक इसका दूसरा फोकस होता है ये f2, ठीक है। तुम्हें पता है ना, अपनी जो अर्थ है वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और मतलब जो एटम्स हैं उनके अंदर भी मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है।
इसमें आपको 2-3 टर्म्स याद रखनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होती है, मतलब ये रेडियस टाइप से कुछ है ना, ये सेमी माइनर एक्सिस है। क्या है ये? सेमी माइनर एक्सिस बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये पूरा क्या है? ये 2b है, डायमीटर जैसा कुछ 2b, ये है माइनर एक्सिस। ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस ए, ये 2a, ये क्या है? मेजर एक्सिस। ओके, कंप्लीट, बात खत्म। अब इसकी एक इक्वेशन है, वो आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना। इक्वेशन क्या है? बाकी आपको ग्रेविटेशनल मोशन में इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लो क्या किया है, x y, ये x y क्या है हमारे पास गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, जैसे x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार फाइनली फिर रिविजन कर लेते हैं, बोलो x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो हमें याद हो चुकी है एलिप्स की इक्वेशन। सो हमने ग्राफ भी कंप्लीट कर लिए। सो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एन्जॉय टुडे, कल हो ना हो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर।